नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस हब में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ऑफ रिव्यू ऑफिसर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। और ये एग्ज़ाम हुआ था 6 जनवरी 2022 को। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसमें कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है, स्पेशली प्राइवेट सेक्रेटरी, RO कंप्यूटर असिस्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस इज अ डैश विच रेप्लिकेट्स बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो वायरस क्या होता है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर कैसा? मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस इंटेंट से बनाया जाता है कि वो जिस यूज़र के सिस्टम में जाए और एग्जीक्यूट करने पे फाइल्स को करप्ट करे, उसको कहते हैं वायरस। तो वायरस एक सॉफ्टवेयर तो है ही, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है मालवेयर, यानी मलेशियस सॉफ्टवेयर। मलेशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो यूज़र के सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। तो यहाँ करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा मालवेयर। अब चलिए ये देख लेते हैं मालवेयर के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से मलेशियस सॉफ्टवेयर आते हैं। तो वायरस जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, अटैच टू फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड स्प्रेड ओवर व्हेन एग्जीक्यूटेड। वायरस की खास बात ये होती है कि जब इसे एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन किया जाता है, जब ये रन होता है तब ये इन्फेक्ट करता है फाइल्स वगैरह को, यानी यूज़र का एक्शन इसमें रिक्वायर्ड होता है। वर्म आता है फिर, सेल्फ रेप्लिकेट एंड स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क। ये नेटवर्क पे फैल जाता है, इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। ट्रोजन हॉर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स के साथ आता है जो हम डाउनलोड करते हैं। वो दिखने में तो लेजिटिमेट लगते हैं, लेकिन असल में उनके अंदर ये ट्रोजन हॉर्स होता है जो कि बैकडोर एसेस क्रिएट कर देता है और अनऑथराइज्ड एसेस प्रोवाइड कर सकता है किसी हैकर को। तो ट्रोजन हॉर्स का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस तरह की उसमें लैंग्वेज होगी कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो दिखने में तो जेन्युइन लगता है, लेकिन वो यूज़र की इंफॉर्मेशन चुराने के लिए या बैकडोर एसेस देने के लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पे आपको ट्रोजन हॉर्स चूज़ करना पड़ेगा। रैनसमवेयर हमें पता ही है दोस्तों, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर जो यूज़र का डेटा उसको इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे यूज़र उसको यूज़ नहीं कर पाता, इनक्रिप्ट और लॉक कर देता है। और वो आपसे फिरौती मांगता है कि आप इतने पैसे दीजिए तब जाके आपका डेटा अनलॉक होगा। आपने 2017 ईयर के आसपास एक न्यूज़ सुनी होगी, एक रैनसमवेयर आया था, इसका नाम था वाना क्राई। तो ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे स्प्रेड हुआ था और बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका, वाना क्राई। फिर स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर आपकी प्राइवेसी वगैरह को ब्रीच करता है, आपको ट्रैक करता है आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। एडवेयर क्या होता है दोस्तों? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एडवर्टीजमेंट वेयर, एडवेयर। ये आपके सिस्टम में बहुत सारे एड्स दिखाने लग जाता है जो कि अनोइंग होते हैं और पॉपअप्स आने लगते हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा। रूट किट वायरस क्या होता है दोस्तों? इसकी खास बात होती है स्टेल्थ करता है, मतलब अपने आप को छुपा के रखता है, एंटीवायरस भी इसे बहुत मुश्किल से पकड़ पाता है। स्टेल्थ प्लस फुल कंट्रोल, रिमेन इनविजिबल टू एंटीवायरस, हाइड्स डीप इन सिस्टम टू अवॉइड डिटेक्शन। की लॉगर क्या होता है दोस्तों? की लॉगर यानी आप अपने सिस्टम पे कोई भी की दबाएंगे, अगर आपके सिस्टम में की लॉगर घुस चुका है तो जो भी आप की दबाएंगे वो एक जगह रिकॉर्ड होती रहेगी, और वो हैकर के पास, जिसने भी इस की लॉगर को इंस्टॉल करा है, वो उसके पास रिकॉर्ड होता रहेगा। तो इससे क्या होता है, आपका बैंकिंग पासवर्ड या जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास पहुंचती रहती है। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? ये लोड हो जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है उससे पहले ही, और यूजुअली ये फैलता है यूएसबी ड्राइव से। इनफैक्ट द बूट सेक्टर ऑफ स्टोरेज। मैक्रो वायरस दोस्तों मैक्रो लैंग्वेज में लिखा होता है, और ये यूजुअली डॉक्यूमेंट्स वगैरह में मिलता है आपको, जैसे वर्ड और एक्सेल में। एक्टिवेट व्हेन द डॉक्यूमेंट ओपन्स, जब आप डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं तब ये एक्टिवेट हो जाता है। और लिखा ही यहाँ पे स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट फाइल। तो ये फुल डिटेल्स यहाँ पे। ध्यान रखने वाली बात है कि वायरस, वर्म, ट्रोजन और ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस में इसको पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ इसको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर? त्याने, फुगाकू, टाइटन, वल्कन।
तो इस सब में ऑप्शंस के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा फुगाकू, क्योंकि जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे फुगाकू जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। बट अब यूएसए का अल कैप्टन जो है वो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अल कैप्टन इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट वेरीफाइड सुपर कंप्यूटर एज ऑफ नवंबर 24, लोकेटेड एट लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी LLNL फॉर द नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन NNSA यूएसए। कहाँ का है? यूएसए का है और सबसे फास्ट है। जो फुगाकू था वो जापान का था। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर। तो एनवीडिया सब हम जानते हैं, बहुत फेमस कंपनी है, ग्राफिक्स कार्ड बनाती है, और अभी जो एआई की जो चिप्स वगैरह हैं उसमें ये सबसे लीडिंग कंपनी है। AMD स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ये प्रोसेसर बनाती है, जैसे इंटेल एक कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है, वैसे ही AMD भी है, इसकी सीरीज आती है राइजन। क्वालकॉम, अधिकतर लोगों को पता होगा, क्वालकॉम के जो प्रोसेसर्स हैं वो कई जगह यूज़ होते हैं, लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में इसकी सीरीज़ आती है स्नैपड्रैगन सीरीज़। जबकि एप्पल जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, प्रोसेसर्स ये डिज़ाइन करता है लेकिन मैन्युफैक्चर नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल प्लस इक्वल टू की। तो जब हम ये प्रेस करते हैं तो वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो लग जाता है। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे हमें लिखना है x⁻², तो ये जो 2 लिखा हुआ है वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो जब हम इस तरह से x और 2 लिखा होगा और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस दबाएंगे, यानी जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे, तो हमारा सुपर स्क्रिप्ट में लिख जाएगा। सब स्क्रिप्ट जैसे हमें नीचे कुछ लिखना हो इस टाइप से, तो फिर ये माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस। और ऑल कैप्स करना होता है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए हम यूज़ करते हैं। तो अभी इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, कुकी क्या होती है? स्टोर द पासवर्ड ऑफ द यूज़र। नहीं, कुकी पासवर्ड यूजली स्टोर नहीं करती है। बी है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र्स वेब एक्टिविटी। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। जो कुकी होती है वो देख लेते हैं क्या करती है। A small text file stored in the browser by a website to remember users information। ये आपकी कई सारी जानकारी को स्टोर करके रखती है। जैसे सेशन मैनेजमेंट, मान लीजिए आप किसी साइट पे लॉगिन करते हैं और आप काफ़ी टाइम तक लॉगिन रहते हैं उस पे, ब्राउज़र क्लोज कर देते हैं फिर ओपन करते हैं, तब भी आप उस वेबसाइट में लॉगिन रहते हैं, बार बार आपसे पासवर्ड नहीं मांगा जाता। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि आपका सेशन आईडी एक कुकी में स्टोर रहती है, जिससे आपका सेशन एक्टिवेट रहता है। और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कुकीज़ के बेसिस पे पर्सनलाइजेशन करती हैं, ट्रैकिंग करती हैं आपकी एड्स वगैरह, फिर पर्सनलाइज दिखाए जाते हैं कि इस यूज़र को इस तरह का इंटरेस्ट है तो उसको इस टाइप के एड्स दिखाए जाते हैं। शॉपिंग कार्ट जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स हैं, उसमें जो कार्ट में आप कुछ आइटम ऐड करते हैं तो वो रिमेंबर रखता है कि कार्ट में क्या आइटम है, तो वो भी कुकी की मदद से किया जा सकता है। अब कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं फास्टर ब्राउजिंग इसकी वजह से दे पाती हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंटली चीज़ें वेबसाइट पे होती हैं जो फ्रीक्वेंटली फैच करी जानी होती हैं सर्वर से, वो कुकी में सेव कर ली जाती हैं, और जैसे ही हम उस वेबसाइट पे जाते हैं दोबारा से तो वो कुकी से रिट्रीव कर ली जाती हैं बजाय नेटवर्क के। तो इस तरह से एक फास्ट ब्राउजिंग का भी एक्सपीरियंस हमें कुकीज़ की वजह से मिल पाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर कुकीज़। डैश इज़ अ स्मॉल पिक्चर ऑन स्क्रीन दैट डिपिक्ट्स अ प्रोग्राम फाइल और फोल्डर। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आइकन। अब आइकन आपको पता ही है, जैसे ये रिसाइकिल बिन का आइकन है, ये पिक्चर है एक जो रिप्रेजेंट कर रही है एक फोल्डर को, ये एडोब एक्रोबैट आइकन है, ये ड्राइव का आइकन है। तो जो फोटोज़ होती हैं जो किसी कोई फाइल फोल्डर या एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करती हैं उनको आइकन कहते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक बात है। इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, ये भी ठीक है क्योंकि डिवाइसेस कनेक्टेड रहती हैं कम्युनिकेशन चैनल से। यूज टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ये एक प्राइमरी काम है किसी भी नेटवर्क का।
जिससे हम फाइल वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया उसको भी हम शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट, तीनों बातें सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? द फिजिकल बाउंड्री ऑफ अ नेटवर्क। नहीं, फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता फायरवॉल। ऑपरेटिंग सिस्टम तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, एम एस डॉस है, आई ओ एस है, ये सब होते हैं। अ सिस्टम टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एसेस। अब वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। नहीं, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को ब्राउज़र बोलते हैं। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपरा, ये सब एग्जांपल हैं वेब ब्राउज़र के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अ सिस्टम टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एसेस। फायरवॉल एक नेटवर्क को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाती है, किसी हैकर द्वारा अटैक किए जाने से भी बचाती है। तो देख लेते हैं क्या होता है। फायरवॉल इट एक्ट्स लाइक अ गेट कीपर, एक गेट कीपर की तरह काम करती है, आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को बचाती है। एंड द इंटरनेट अलाउइंग सेफ ट्रैफिक एंड ब्लॉकिंग हार्मफुल और अनऑथराइज्ड एक्सेस। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फायरवॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या दोनों है? तो इसका आंसर रहता है दोनों, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर फायरवॉल बनती है और कहीं कहीं डेडिकेटेड सिस्टम बनाए जाते हैं फायरवॉल के लिए। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक फायरवॉल हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब की फंक्शंस देख लेते हैं। ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, हैकर या मालवेयर। अलाउ सेफ डेटा टू पास थ्रू, ठीक है। मॉनिटर नेटवर्क एक्टिविटी, नेटवर्क की एक्टिविटी भी मॉनिटर करती है कि कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है। तभी तो ये फिल्टर कर पाती है कि कौन सा जो डेटा है वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तभी आपको प्रोटेक्ट कर पाती है। प्रोटेक्ट प्राइवेट या इंटरनल नेटवर्क्स। तो ये इसके फंक्शंस थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इन अ पार्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड। तो जब डेडिकेटेड वेबसाइट बोल रहा है तो वेबसाइट तो ऑप्शन का इसका आंसर होगा नहीं। ब्लॉग में क्या होता है दोस्तों, ब्लॉग में हम अपने पर्सनल व्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं, कोई न्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं। और इसमें क्या होता है, रेगुलरली पोस्ट की जाती हैं चीज़ें ब्लॉग में अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजुअली इस कॉन्टेक्स्ट में ब्लॉग को देखा जाता है। कॉरपोरेट वेबसाइट्स तो अपने कॉरपोरेट की इंफॉर्मेशन डालती हैं उस पर कि कंपनी किस बारे में है, क्या चीज़ है। जबकि जो वेब डायरेक्टरी होता है वो स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन देती है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच व्यू आर हेडर एंड फुटर आर विजिबल? तो ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू। इसमें आपको हेडर और फुटर एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं। 11th क्वेश्चन है, यू आर एल स्टैंड्स फॉर। तो यू आर एल की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं URL क्या होता है। तो URL इज द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट यूज टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज, फाइल्स और सर्विसेज। देखिए, जैसे हमें किसी के भी घर जाने के लिए उसका एड्रेस चाहिए होता है, उसी तरह से किसी भी वेबसाइट, किसी फाइल या किसी इंटरनेट पे वेब पेज को एक्सेस करने के लिए उसका एड्रेस हमें चाहिए होता है। उसी एड्रेस को हम बोलते हैं URL। अब URL के फंडामेंटली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आप ये देख पा रहे होंगे ब्लू कलर में, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। मतलब किस रूल के तहत आप उस एड्रेस पे जाना चाह रहे हैं। ये बीच का पार्ट येलो कलर में होता है डोमेन नेम। और ये होता है पाथ। यहाँ पे प्रोटोकॉल है HTTPS, डोमेन नेम हमारा है youtube.com और पाथ है हमारे चैनल का नाम श्योर सक्सेस हब। तो ये फंडामेंटली 3 पार्ट होते हैं। इसके और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा फंडामेंटल तो आप 3 इसका आंसर लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गूगल सर्च अलाउ यू टू सर्च बाय। उसका ऑप्शन गायब है, मैं लिख देता हूँ। टेक्स्ट, इमेज, वॉइस। तो क्या आप लिख के सर्च करते हैं, इमेज से सर्च कर सकते हैं या फिर बोल के सर्च कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कि तीनों से सर्च कर सकते हैं, आपने किया भी होगा ज़रूर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑल ए बी एंड सी आर ट्रू, यानी ये टेक्स्ट, इमेज और वॉइस तीनों से आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो अभी हमने पीछे वायरस पढ़े थे, उसमें वर्म भी था, मैक्रो भी था, बूट सेक्टर भी था, बल्कि कॉफ़ी कप नहीं था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कॉफ़ी कप, जो कि एक वायरस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 14, a dash color underline indicates grammar error in MS Word। MS Word के जो पुराने वर्जन्स थे उसमें ग्रीन लाइन से ग्रामेटिकल एरर्स को दिखाया जाता था, जबकि अब जो है ग्रामेटिकल एरर्स को दिखाया जाता है डबल ब्लू अंडरलाइन से। लेकिन जो क्वेश्चन है वो यूजुअली पुराने वर्जन से ही पूछता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। मैं पुराने वर्जन के हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ और नया भी मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे जो रेड कलर होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेलिंग एरर को, वर्तनी त्रुटि। ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ग्रामेटिकल एरर को, जो हमारा आंसर था। और ब्लू रिप्रेजेंट करता है कॉन्टेक्चुअल एडवांस ग्रामर एरर या फिर कोई सजेशन, यानी कि आपने अगर कुछ लिखा है तो उसमें उसको किसी और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है कॉन्टेक्चुअली, तो वो आपको ब्लू अंडरलाइन में दिखता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछता है तीनों। क्वेश्चन नंबर 15, द एबिलिटी टू इजीली ऐड एडिशनल यूजर मीन्स अ नेटवर्क इज डैश। मतलब किसी नेटवर्क पर अगर हम एडिशनल यूजर्स जब ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से जोड़ पा रहे हैं, तो इस ये क्या बताता है एक नेटवर्क का, नेटवर्क के बारे में। क्या वो सिक्योर है? सिक्योर होगा तो उसकी सिक्योरिटी के बारे में बताता। डेडिकेटेड, तो ये अलग ही टर्म हो गई। डिसेंट्रलाइज जब होता है जब एक सिस्टम में जो पावर है वो एक जगह केंद्रित ना होकर अलग अलग बटी हो, इसको हम समझेंगे। तो इसका सही आंसर है स्केलेबल। अब स्केलेबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए एक वेबसाइट है, आज की डेट में उसमें 100 यूज़र्स आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल उस पर 1000 यूज़र्स आएँ। तो अगर उस वेबसाइट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उस पर अधिक यूज़र भी आए तब भी वो वेबसाइट चलती रहे, उसका सर्वर जो है वो क्रैश ना हो, तो उसको बोलेंगे कि वो स्केलेबल है, वो स्केलेबिलिटी के साथ डिज़ाइन करी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्केलेबल। देखिए, स्केलेबिलिटी द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू हैंडल इंक्रीजिंग लोड और यूज़र एफिशिएंटली। जैसा मैंने आपको बताया, सिस्टम कैन एक्सपेंड विदाउट अफेक्टिंग परफॉर्मेंस, मतलब वो वेबसाइट हैंग ना करे, इजीली चलती रहे, अगर उस पर यूज़र ट्रैफिक बढ़ रहा है तब भी। हेल्प्स इन मैनेजिंग ग्रोथ इन डेटा ट्रैफिक और यूज़र्स। इसकी ज़रूरत दोस्तों क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सर्वर की कॉस्ट है, स्पीड होती है और होस्टिंग होती है यानी स्टोरेज ऑनलाइन, वो अगर इनिशियली हम ज़्यादा ले लेंगे तो उसका खर्चा ज़्यादा आता है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है हम इन सब चीज़ों को बढ़ाते जाते हैं, सर्वर की पावर एटसेट्रा। तो स्केलेबल मॉडल एक वेबसाइट का या फिर किसी भी ऐप का, सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आगे की ग्रोथ को देखते हुए। अब देख लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अ सिस्टम वेयर कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल नोड्स और एंटिटीज। देयर इज नो सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी, इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए अगर एक सिंगल सर्वर है, उससे कई सारे नोड्स कनेक्ट हैं, कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और अगर ये सर्वर खराब हो गया तो ना ये आपस में कांटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये केवल एक सर्वर से कनेक्टेड थे, आपस में कनेक्टेड नहीं थे। तो ये क्या था? ये सेंट्रलाइज सिस्टम था। लेकिन अगर ये आपस में भी कनेक्ट हो एक दूसरे से सभी, तो ये किसका का एग्जाम्पल है? ये डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स हमने पढ़ा था, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कमांड लाइन। एम एस डॉस भी एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि GML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। सही आंसर हमारा हो जाएगा GML। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म सभी जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज बीसीसी स्टैंड्स फॉर। बीसीसी का संबंध है ईमेल से और इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आइए देख लेते हैं बीसीसी और सीसी क्या होता है। बीसीसी का हमने बता ही दिया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी इज यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू एडिशनल रेसिपिएंट्स। जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ पे तीन ऑप्शन दिखते हैं, टू, सीसी और बीसीसी। ठीक है। तो जो हम मेल डालते हैं टू और सीसी में, मतलब जिसको भी हमें मेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस हम टू और सीसी में डालेंगे, तो ये वाले ईमेल एड्रेस सबको दिखेंगे कि इनको मेल गया है। ठीक है। लेकिन जो बीसीसी में डाल के हम किसी को मेल भेजेंगे तो ये एड्रेस किसी को नहीं दिखेगा कि इस बंदे को मेल गया है या नहीं गया है। ठीक है। ऑल recipients 2 plus CC can see each other's email address used when you want to keep others informed। मतलब अगर आप बताना चाहते हैं कि इनको ये वाला मेल मैंने भेजा है तो आप सीसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। BCC blind carbon copy sends a copy of an email to others without showing their email address। मतलब जिसका एड्रेस बीसीसी में होगा उसका एड्रेस कोई और नहीं देख पाएगा, उसको पता ही लगेगा कि बीसीसी वाले को मेल गया है या नहीं गया। Other recipients cannot see who is in BCC, used for privacy और mass emails। क्योंकि इसमें ये एड्रेस नहीं दिखता तो उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, शॉर्टकट टू फाइंड एंड रिप्लेस इन MS वर्ड इज। कंट्रोल R से क्या होता है, राइट अलाइंड होता है कोई भी टेक्स्ट। कंट्रोल N से न्यू फाइल ओपन होती है, न्यू शीट आ जाती है वर्ड में। और कंट्रोल H से क्या होता है हमारा, फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल F से ओनली फाइंड खुलता है। इन MICR, C स्टैंड्स फॉर, तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैरेक्टर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, known in short as MICR code, it is a character recognition technology used mainly by the banking industry। इसको बैंकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है चेक के क्लियरेंस और उसके प्रोसेसिंग में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो इस तरह के नंबर हैं ये MICR से प्रिंट होते हैं और ये चेक को प्रोसेस करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 21, HTML इज़ अ लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कौन सी होती है हमने पढ़ी थी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए देख लेते हैं इन सब में क्या डिफरेंस होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज टू ऑटोमेट टास्क यूजुअली रन इनसाइड अनदर प्रोग्राम। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं टास्क वगैरह को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होती हैं और ये यूजुअली जो प्रोग्राम्ड किए हुए होते हैं टास्क सॉफ्टवेयर उनके अंदर चलता है। ठीक है। लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज यूज टू डेवलप फुल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं वो फुल फ्लैज्ड होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते और अपना सेपरेटली रन कर सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो जो वेब पेजेस वगैरह हम बनाते हैं वो इन लैंग्वेजेस में बनाते हैं। अब एग्जीक्यूशन इसका इंटरप्रेटेड रन्स लाइन बाई लाइन। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइन बाई लाइन चलती है। प्रोग्रामिंग कंपाइल्ड भी हो सकती है, इंटरप्रेटेड भी हो सकती है। और जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, केवल ब्राउज़र के द्वारा इंटरप्रेट की जाती है। पर्पस क्या होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, ये ऑटोमेशन या वेब इंटरएक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्डिंग एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। मार्कअप लैंग्वेज डिजाइनिंग वेब पेजेस लेआउट। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे कम जो कॉम्प्लेक्स होती है वो होती है मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत सिंपल होती है और लेस कॉम्प्लेक्स होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। डिपेंडेंसी डिपेंड्स ऑन होस्ट, यानी ब्राउज़र सर्वर पे डिपेंड करती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग वाली इंडिपेंडेंट होती है और जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो डिपेंड ऑन ब्राउज़र या पार्सर। एग्जाम्पल है इसके जावा,
स्क्रिप्ट पाइथन, और इसका एग्जांपल है जावा, सी, सी प्लस प्लस, एच टी एम एल एंड एक्सएमएल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच की एंड्स द स्लाइड शो। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं F5, और ये टू एंड, और इससे आता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। तो सही आंसर हो जाएगा एस्केप टू एंड अ स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। तो ये थे दोस्तों कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आर एग्ज़ाम। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है श्योर सक्सेस हब। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।